नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, किसी ने नहीं सुना। रक्षाबंधन का वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशप्त दिन है, जो मुझे तिल तिल कर मार रहा है। 8 साल हो गए जेल की इस कोठरी में घुट घुट कर मरते हुए। तब उस दिन सफाई देते देते शब्द खत्म हो गए थे। चिल्लाते चिल्लाते मुंह खून से भर गया था, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस, कानून, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे और बीवी, किसी ने भी नहीं। सभी की नज़रों में मुझे घृणा दिख रही थी। सभी मुझे गलत मान रहे थे। मेरी हर सफाई, हर प्रयास घृणा की उस आग में जलकर खाक हो गए थे। जिंदगी भर से सुनता आ रहा हूँ, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। उससे बड़े से बड़ा चालाक अपराधी भी नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ अपराधी 8 बरस से आराम से घूम रहे हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं। अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए एक निर्दोष को धोखे से फंसाकर अपराधी साबित कर दिया। कानून के शिकंजे में वे नहीं, बल्कि उन सब ने उसे अपने शिकंजे में कर प्रयोग कर लिया और उनकी साजिश का शिकार बना मैं जेल में सड़ रहा हूँ। वो भी दुनिया के सबसे घृणित अपराध के आरोप में, एक बलात्कारी के रूप में। अपनी ही साथी से बर्बरतापूर्वक बलात्कार करने, उसकी हत्या करने के प्रयास के आरोप में, धारा 376, 307 के तहत। आज भी बीवी से नज़र मिला नहीं पाता। बहन राखी बंधवाने फिर आने लगी है। शुरू के 2 बरस तो वह आई ही नहीं। हाँ, न जाने क्यों बहनों शुरू से ही अन्य सबकी अपेक्षा मेरे प्रति नरम रहे हैं और ढाढ़स बनाते रहते हैं। और जिस साले को मैं उठाई गिर छुटभैया नेता मानता था, वह सबसे ज़्यादा काम आया। उस दिन भी जब मैं राखी बंधवाने के बाद वापस घर आने के लिए निकला और बहनोई के पैर छूने लगा, तो उन्होंने गले से लगाकर कहा था, नीरज गाड़ी आराम से चलाना। यार, कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात क्योंकि तुम मियाँ बीवी के बीच खटास का कारण बनती जा रही है, इसलिए कह रहा हूँ। इसे एक बहनोई की नहीं, एक सच्चे मित्र की सलाह मानकर विचार करना। देखो, बाहर जो भी करो, मगर इसका ध्यान रखो कि उससे तुम्हारा परिवार डिस्टर्ब ना हो, घर की शांति ना भंग हो, क्योंकि घर की शांति गई तो समझ लो सब गया। ऑफिस में संजना के साथ तुम्हारे जो भी संबंध है, उसे मैं तुम्हारा पर्सनल मैटर मानता हूँ, मगर जब कोई मैटर अच्छे खासे खुशहाल परिवार की नींव हिलाने लगे, तो ज़रूर सोचना चाहिए। तुम एक खुशहाल परिवार के मालिक हो, 2 होनहार बच्चे हैं और बहुत खुशकिस्मत हो कि नीला जैसी बेहद समझदार पढ़ी लिखी बीवी मिली है। ऐसे में संजना जैसी औरत की तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कोई अहमियत हो सकती है, कम से कम मैं तो नहीं समझता। गंभीरता से विचार करो, नीला और बच्चों में ही तुम्हारी सब खुशी है, सारा संसार है, और उन सब का तुम अपने परिवार की खुशी छीन कर कहीं और लुटा रहे हो नीरज, जबकि वह तुम्हें पहले ही एक बार चीट कर चुकी है। यदि मेरी बात अच्छी ना लगे तो क्षमा करना। उन्होंने इतना कहकर बड़े प्यार से कंधा थपथपाकर विदा किया था। उनकी बात में कंधा थपथपाने में एक पिता का सा भाव था, अपनत्व की शीतलता थी। लेकिन तब मेरी मति पर पत्थर पड़ा था। संजना के प्यार नहीं, बल्कि उसके छद्म प्यार की काली छाया थी मुझ पर, और मुझे उनकी बात बुरी लगी थी। तब मेरे मन में आया था कि यह समझाना बुझाना ज़्यादा हुआ तो आना ही बंद कर दूंगा। बहन पर भी गुस्सा आया था कि वह भी कभी फ़ोन पर, कभी मिलने पर संजना को लेकर व्यंग करना नहीं भूलती, भले ही मजाक के रूप में कहती ज़रूर है। गुस्सा बीवी पर भी बहुत आया था। उसे मन ही मन न जाने कितनी गालियाँ दी थी। कोई भी ऐसी भद्दी गाली ना थी जो उस वक्त ना दी हो। घर पहुँचकर पीटने का भी मन कर रहा था कि यह मेरी बातें बताती क्यों है मेरी बहनों से, और न जाने किस किस से बताती रहती है। गुस्सा इतना बढ़ गया था कि घर न जाकर एक होटल में बैठ गया था। फिर वहीं चाय नाश्ता करते करते गुस्से से उबलते उबलते संजना को फ़ोन कर दिया था। मन में उस वक्त चल रहा था कि रोकना हो तो रोक लो, जितना कहोगे उतना जाऊंगा। इन सब से मेरी जरा सी खुशी देखी नहीं जाती। सब सिर्फ पैसे के साथी हैं, अपने अपने सुखों के लिए मरते रहते हैं। मैं 2 पल की खुशी कहीं ढूंढ लेता हूँ तो सब भड़क उठते हैं।
गुस्सा और प्रतिशोध उस वक्त इतना बढ़ गया था कि संजना से फ़ोन पर उस वक्त यह सारी बातें शेयर कर डाली थी। बीच में कुछ दिनों गंभीर अनबन के बाद संजना से दोबारा मेरे रिश्ते जब मुझसे मधुर हुए थे, तब से मैं उसको लेकर और भी ज़्यादा पजेसिव हो गया था। यह सब बताते बताते एकदम भावुक हो उठा था। उस वक्त बीवी बच्चे सब मुझे सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे और संजना सबसे बड़ी हितैषी। तब की अपनी सबसे बड़ी हितैषी से मैंने तुरंत मिलने के लिए कहा। पहले वह तैयार ना हुई, बहुत जोर देने पर 2 घंटे बाद आई थी। उसे देखकर मैं खुशी से एकदम फूल गया था। मुझे अपनी सारी खुशियाँ उसी में दिख रही थी। इत्तेफाक से वह भी अपने घर वालों से झगड़ा करके आई थी, अपनी माँ और अपने इकलौते भाई से। उसकी 4 बहनें भी थीं, उनसे भी उसकी पटती नहीं थी। दरअसल वह अपने मायके में ही रहती थी। अपने पति से अलग रहते उसे 3 साल हो गए थे। जब छोड़कर आई थी तो अपने 6 वर्षीय बेटे को भी साथ ले आई थी। उसके ससुरालियों का कहना था कि वह बेहद झगड़ालू है, किसी के साथ उसकी नहीं निभ सकती। पत्नी जब अलग रहने की उसकी बात नहीं मानी थी, तब उसने उन्हें भी छोड़ने का फैसला एक झटके में ले लिया था। पति की मर्जी के खिलाफ उसने नौकरी भी शुरू की थी। यह भी दोनों के बीच झगड़े का एक और कारण था। पति का कहना था जितना कमाता हूँ वह काफ़ी है, लेकिन वह कहती तुम्हारा बिजनेस बाकी भाइयों की तरह अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं भी कमाऊंगी। जेठानियों देवरानियों के पैसों को लेकर जो कमेंट होते हैं, मैं 1 सेकंड को सहन नहीं करूंगी। मैं किसी से कम नहीं रह सकती। तुम अपना हिस्सा लेकर अलग क्यों नहीं रहते? पति जब नहीं माना तो छोड़ आई, घर रहने लगी थी मायके में। यह संयोगी था कि उसकी एक और बहन भी मायके में ही रहती थी। उसके आदमी ने उसे शादी के कुछ महीनों बाद ही छोड़ दिया था कि वह पत्नी धर्म निभा ही नहीं सकती। धोखे से शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर अब और नहीं। संजना की अपनी ऐसी सन्यासिनी बहन से भी नहीं पड़ती थी। सन्यासिनी इसलिए कि पति से संबंध विच्छेद के बाद उसका अधिकांश समय पूजा पाठ में ही बीतता था। 4-6 महीने में ही कभी बोलचाल हो पाती थी। घर वाले भी उसकी सारी ज्यादती इसलिए सहते थे कि फिलहाल 2 साल से पूरे घर का खर्च वही चला रही थी, क्योंकि भाई का बिजनेस ठप पड़ गया था और फादर को रिटायर हुए कई साल हो गए थे, बीमार अलग। वह घर की इस स्थिति का पूरा फायदा उठाती थी, जो चाहती थी वही करती थी। ऐसी संजना जो अपनों की अपने पति की नहीं थी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती थी, मैं उसी का दीवाना बना हुआ था। दीवानगी ऐसी थी कि उसके लिए मैं भी अपनों, अपनी पत्नी, बच्चों को दरकिनार कर बैठा था। उस दिन बहनों ने जब समझाया तो अंदर अंदर तिलमिला उठा था और रोम रोम संजना संजना चिल्ला उठा था। उससे मिलने के लिए बेवकूफ़ों की तरह उसका देर तक इंतजार किया था। जब आई तो घर भर की शिकायत कर डाली थी उसने, और उसने भी बताया कि वह भी झगड़ कर आई है और जी भर कर अंड बंड अपने घर वालों को कहा। भाई को भी राखी बांधने के आधे घंटे बाद ही खूब खरी खोटी सुनाई और हिदायत भी दी थी कि वह छोटा है और छोटे की ही तरह रहे, उससे कोई पूछताछ न किया करे। उसने यह धमकी उसके माध्यम से वास्तव में पूरे घर को दी थी। अपने घर वालों पर जी भर कर भड़ास निकालने के साथ ही उसने होटल में जी भर कर पकौड़ी और दही बड़े खाए थे। उसका हाथ फेंक फेंक कर, आंखें नचा नचा कर बातें करना उस समय मुझे बहुत भाया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी बातों से साफ था कि झगड़ कर आने के कारण उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तभी मेरे दिमाग में पत्नी से पिछली रात को हुई बहस याद आ गई, जिसकी तरफ से घर पहुंचने पर ही ध्यान हटा था। उस रात खाने के वक्त वह उदास सी लग रही थी। मैंने तब कोई ध्यान नहीं दिया था। ड्राइंग रूम में टीवी पर देर तक मैच देखकर जब बेडरूम पहुंचा तो देखा लाइट ऑफ थी, नाइट लैंप भी ऑफ था। लाइट ऑन की तो देखा वह बेड पर एक तरफ करवट लिए लेटी है। पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए यह नहीं जान पाया कि सो रही है कि जाग रही है। आज फिर उसने कई दिन पहले की तरह स्लीपिंग गाउन की जगह साड़ी ही पहन रखी थी, यानी कि कपड़े चेंज नहीं किए थे। साड़ी भी अस्त व्यस्त सी थी और कुछ कुछ अधखुली सी।
कुछ क्षण देखने के बाद मैंने लाइट ऑफ की और नाइट लैंप ऑन कर उसके बगल में लेट गया। सो रही हो पूछने पर जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे पकड़कर चेहरा अपनी तरफ करना चाहा तो उसने शरीर एकदम कड़ा कर लिया। मैंने और ताकत लगाई तो उसने और कड़ा कर लिया। तो मैंने पूछा, क्यों, आज क्या तमाशा है? उसने कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, ऐसे लेटने से सही हो जाएगी क्या? इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और लेटी रही निश्चल। तो उसे पकड़कर मैंने फिर से अपनी तरफ करने का प्रयास करते हुए कहा, मेरे पास और तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर उसने पहले की तरह शरीर को कड़ा किए रखा। मेरी इच्छा जितनी प्रबल होती जा रही थी, नीला का प्रतिरोध भी उतना ही प्रगाढ़ होता जा रहा था। लेकिन मेरी इच्छा हावी हो ही गई। नीला का प्रतिरोध हार गया। उसने अंततः समर्पण कर दिया। मैंने जब अपनी मनमानी कर ली तब मेरा ध्यान उसकी सिसकी और उस कम रोशनी में आंसू से भरी उसकी आंखों की तरफ गया। मैं अंदर ही अंदर और गुस्से से भर उठा था कि तभी उसने मर्राई आवाज़ में कहा, बस दिखा ली ताकत, और कुछ नहीं करना है। जो बाकी रह गया हो वह भी कर लो, मैं कुछ भी नहीं कहने वाली। उसके इस ताने को जज्ब करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, मेरा दिमाग मत खराब करो समझी, आजकल कुछ ज़्यादा ही सिर पर सवार हो रही हो। उसने कहा, दिमाग किसका खराब है अच्छी तरह जानते हो, और मेरी हैसियत ही तुमने इस घर में क्या बना रखी है जो मैं सिर पर सवार होंगी। मेरी हालत एक गुलाम से बदतर है। दिन भर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो, उसके बाद तुम जैसा चाहो वैसा यूज़ करो, बस यही हैसियत है मेरी। मैंने कहा, मैं यूज़ करता हूँ तुम्हें? वह बोली, और क्या करते हो? अभी जो क्या है वह यूज़ करना नहीं तो और क्या है? मैंने कहा, तो क्यों यह ड्रामा कर रही थी? वह बोली, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। अगर संजना से संबंध नहीं तोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि तुम जब मेरे पास हो तो तुम्हारे तन मन से, कपड़ों से उस बज्जात औरत की गंदी बदबू भी साथ आए। उसकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो तो ज़्यादा अच्छा है, समझी? वह फिर बोली, मेरी जुबान संभालने के बजाय आप अपने को संभालिए। क्यों अपने बसे बसाए घर को अपने ही हाथों आग के हवाले कर रहे हो? मैंने कहा, आग के हवाले मैं नहीं, तुम कर रही हो। पिछले 8-9 महीनों से तुमने जीना हराम कर रखा है। जब तक घर में रहो तब तक ताने मारती हो। तुम्हारे हर काम में ताना, व्यंग, नफरत नजर आती है। यहाँ तक कि बच्चों को ही बिना उनकी गलती के मेरे सामने पीटती हो। वास्तव में उस समय तुम बच्चों को नहीं, एक तरह से मुझे पीट रही होती हो। घर को आग के हवाले तो तुम कर रही हो। वह फिर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। यदि यह हो रहा है तो इसका कारण भी अच्छी तरह समझ रहे हो, और जब कारण जानते हो तो उसे दूर क्यों नहीं करते? क्यों चिपकाए हुए हो संजना को अपने साथ? जबकि वो जब चाहती है तब आती है तुम्हारे पास, तभी मिलती है तुमसे। तुम उसके चक्कर में इतना तमाशा हो गया, उसके चक्कर में इतना तमाशा हो गया है। नौकरी जाते जाते बची, आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्या ज़रूरत है उसको साथ चिपकाने की? लोग तरह तरह की बातें करते, तुम्हें जरा भी शर्म संकोच नहीं आती? नीला की बातों से मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैं करीब करीब चीखते हुए बोला, संजना संजना संजना, दिमाग खराब कर रखा है, किसी से बात करना भी मुश्किल कर दिया है। मेरी इस बात पर नीला भी और उत्तेजित होकर बोली थी, बात करने के लिए कौन मना करता है? बात तो और भी तमाम औरतों से करते हो, और किसी के साथ तो यह समस्या नहीं है, क्योंकि और किसी के साथ तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या सिर्फ इसी के साथ है, इसलिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यह बातें छिपती नहीं हैं। ऑफिस से लेकर यहाँ कॉलोनी तक में आप और संजना चर्चा का विषय बने हुए हैं। पता सब आपको भी है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? लोगों की बातों, अफवाह पर तुम्हें बड़ा यकीन हो गया है, और मैं जो कहता हूँ उस पर यकीन नहीं है। नीला बोली, मैं किसी की बात या अफवाहों पर ध्यान देकर नहीं बोलती। 8-9 महीनों से खुद जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उससे आंखें नहीं मूंद सकती। रात 12 बजे 1 बजे तक उससे बतियाते रहते हैं। उसको लेकर न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। उससे कैसी कैसी क्या क्या बातें करते, यह सब मुझसे छिपा नहीं है। मैं और गुस्सा उठा। मैंने कहा, झूठ है सब। ऐसे बोल रही हो जैसे हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती हो, और मैं या संजना खुद आकर तुमको सारी बातें बताते हैं। अफवाह तो तुम खुद उड़ा रही हो, मन गढ़ंत कहानी बना बनाकर। उसने फिर कहा,
मेरी एक एक बात सच है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही, समझे? नीला की इस बात पर मैंने कड़ा प्रतिरोध करते हुए कहा था कि कुछ भी सच नहीं है, सब बकवास है, समझी? मेरे इतना कहने पर नीला ने मेरा मोबाइल उठा लिया तो मुझे लगा कि शायद वह किसी को फ़ोन करने जा रही है, शायद संजना को ही। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मोबाइल की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फोल्डर ओपन कर रिकॉर्ड बातों में से किसी एक फोल्डर को ऑन कर दिया जिसमें मेरी और संजना की अश्लील बातें सुनाई देने लगी। यह पूरा हो उससे पहले ही उसने दूसरा ऑन कर दिया जिसमें वह मुझसे फ़ोन पर ही ओरल सेक्स करने का मज़ा देने को बोल रही थी और मैं बोल रहा था, यार ये थ्रू सैटेलाइट सेक्स में मज़ा नहीं। तो वह बोली, क्यों? मैंने कहा, तुमसे थ्रू सैटेलाइट सेक्स करते करते मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा और फिर बीवी पर टूट पड़ूंगा, और आजकल उसका मूड ख़राब रहता है, इसलिए उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। यह बात पूरी हो इसके पहले नीला ने अगले फोल्डर को ऑन कर दिया जिसमें वह अपने अंगों के बारे में बता रही थी और मैं अपने। यह बातें हमारे उसके बीच सेक्स रिलेशनशिप बनने से पहले की थी, जिसमें वह अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों, अल्ट्रा इनर पहनने के बारे में बोल रही थी और मैं उसे और सेक्सी बनने के नुस्खे बताए जा रहा था। नीला जितने फोल्डर अपनी ओपन करती, सब में एक से बढ़कर एक अश्लील बातें सुनाई देती। मैं एकदम अक्का बक्का था। मेरे मोबाइल ने मुझे मेरी बीवी के सामने ही एकदम नंगा कर दिया था। अपने को दबंग किस्म का मानने वाला मैं उस समय बीवी के सामने सहम ऐसा महसूस कर रहा था। बड़ा आश्चर्य तो मुझे इस बात का था कि मेरी बातें मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है और मुझे यह पता ही नहीं। मेरी बीवी सब जानती है। मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरे मोबाइल में बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है, जबकि पिछले 6 महीने से यह मोबाइल मेरे पास था। संयोग यह कि मैंने एक बार संजना के यह कहने पर ही खरीदा था कि यार कब तक पुराने मोबाइल पर लगे रहोगे, इससे आवाज़ साफ नहीं आती, नया लो ना। आज उसी मोबाइल ने हमारी पोल खोल दी थी। मुझे अक्का बक्का देख कर भी कुछ चढ़ मुझे देखती रही, फिर मोबाइल मेरी तरफ धीरे से उछाल दिया। उसकी आंखें भरी थी। वह बेड से उतरकर अलमारी से अपना नाइट गाउन निकालने को चल दी। मेरी एक नज़र उसके बदन पर गई, मगर मेरा मन सुन्न हो गया था, भावनाहीन हो गया था। गाउन पहनकर उसने बेड पर से साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट उठाकर एक तरफ रख दिया। फिर भरे गले से बोली, मुझे नहीं लगता कि मैंने पत्नी धर्म निभाने में कभी कोई गलती की है कि तुम्हें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत हो। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई, तुम ही बता चुके हो कि उसका पति महीनों से बीमार पड़ा है, लेकिन वह देखने को कौन कहे, उससे बात तक नहीं करती। जो अपने भाई बहन माँ बाप की ना हुई, वह आपकी क्या होगी? और इतना भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है? जो पति के रहते गैर मर्द से अपने अंग अंग का बखान करे, फ़ोन पर सेक्स करने का मजा ले, खुद कहे कल वहाँ चलो मज़ा करते हैं, या कहे कि एक बच्चा मैं तुमसे चाहती हूँ, एक बच्चा जो है उसको तो पाल नहीं पा रही, उसे लावारिस सा डे बोर्डिंग में छोड़ रखा है, और एक बच्चा तुमसे और चाहती है। और यह सब उसकी कुटिल साजिश है, तुमको फंसाकर तुम्हारी संपत्ति हड़प लेगी, ठीक वैसे ही जैसे सुख शांति घर का खुशहाल माहौल छीन लिया है। इस समय इतने तनाव में हो तुम, हम, या पूरा माहौल सिर्फ एक उसकी वजह से है जिससे तुम क्षणिक छद्म सुख के सिवा सिर्फ बर्बादी ही तुम्हें मिलती है। बीवी की बातें मुझे उस वक्त काटने को दौड़ती लग रही थी। तब मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि बातें रिकॉर्ड कैसे हुई। मैंने पूछ लिया तो उसने जो बताया उससे मेरा मन और ज़्यादा खिन्न हो गया। उसने नफरत भरे शब्दों में कहा कि एक दिन बेटे के हाथ में मोबाइल लग गया और उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। जब बातें मेरे कानों में पड़ी तो मोबाइल लेकर मैंने चेक किया। तब पता चला कि इसमें तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है, उसे ऑन करने पर सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं बराबर रिकॉर्ड सुनती रही। सोचा कि एक दिन साफ साफ बात करूंगी इस बारे में। इसके बाद नीला दूसरी तरफ मुँह किए लेटी रही। कुछ देर उसकी सिसकियाँ भी सुनाई दी। मैं उस वक्त नीला को अपने दुश्मन की तरह देख रहा था। मैं खुद पर इस बात के लिए भी खींच रहा था कि मैं मोबाइल कंप्यूटर आज के बारे में अच्छे से जानकारी क्यों नहीं रखता हूँ।
आज जब जेल में हूँ तब नीला की सारी बातें इतनी अच्छी, इतनी तर्कपूर्ण लग रही है कि मन महसूस कर रह जाता है कि काश उसकी बातें मान लेता। आज भी नहीं भूल पाया हूँ संजना के साथ किया गया वह पहला लंच, जब वह लंच के वक्त अपना लंच बॉक्स लेकर निसंकोच मेरे पास आकर बोली थी, नीरज जी मैं आज लंच आपके साथ करूँगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। उस दिन उसे नौकरी ज्वाइन किए हुए मुश्किल से हफ्ता भर हुआ था। उसका इस तरह बोलना मुझे कुछ चौंका गया, क्योंकि इतने दिनों में मेरी उससे हाय हेलो के अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। दूसरे वह सेक्शन की महिलाओं के साथ मिक्सअप होने के बजाय मेरे पास आई थी, जबकि सेक्शन की सारी महिलाएं एक गुट में आती थी, साथ ही लंच करती थी। पुरुषों का भी यही हाल था, कुछ कुछ लोगों के कई गुट थे, सभी लंच ऊपर कैंटीन में जाकर करते थे, लेकिन मैं कैंटीन न जाकर अपनी टेबल पर ही करता था। संयोग से उस दिन लंच मैंने ही बनाया था, क्योंकि नीला कई दिन से बुखार में तप रही थी। लंच करते वक्त वह चपड़ चपड़ बातें भी किए जा रही थी, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अचानक मुझे लगा कि वह साड़ी का आंचल खिसक जाने के बावजूद जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसके स्तनों का अच्छा खासा हिस्सा दिख रहा है। मुझे यह भी लगा कि वह जानबूझकर लंच को लंबा खींच रही है। उसने अपने लंच के काफ़ी हिस्से की अदला बदली कर ली थी। मैं अजीब सी स्थिति का एहसास करते हुए लंच जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश में था, क्योंकि उसके स्तन जिसकी गुलाइयों के बीच में उसकी सोने की पतली सी चेन गहराई तक उतर गई थी, मुझे असहज किए जा रहे थे। दूसरे बाकी लोग लंच करके वापस आने लगे थे और हम दोनों पर अर्थपूर्ण नज़र डालते हुए आगे जा रहे थे। मुझे जल्दी लंच खत्म कर लेने पर उसने कहा, आप बहुत स्पीड में लंच करते हैं। फिर जल्दी ही खत्म कर कहा, भाभी जी खाना अच्छा बनाती हैं। मुझे लगा वह जली हुई सब्जी और मोटे मोटे बेडौल से पराठों पर व्यंग मार रही है, तो अनायास मैंने सारी बातें बताते हुए कह दिया कि मैंने बनाया है। मेरा इतना कहना था कि उसने चौंकने का नाटक करते हुए मेरी हथेली को तेजी से मुंह के पास खींचकर चूम लिया। मुझे लगा कि उसने जानबूझकर मेरे हाथ को ठुड्डी के नीचे रखकर इस ढंग से चूमा कि मेरा हाथ उसके स्तनों को छू जाए। मैं अपनी सकपकाहट को छिपाने की कोशिश में लंच बॉक्स बंद करने लगा और वह अपने को बेखबर सा दिखाती हुई बोली, वाकई आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाभी जी को छुट्टियों में तो आपके हाथों के बने टेस्टी खाने का मज़ा मिलता ही होगा, वह बड़ी लकी हैं। सॉरी नीरज, मैंने एक्साइटेड होकर आपके हाथ को किस कर लिया जिसमें जूठा लग गया है, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। इसके पहले कि वह मेरा हाथ पकड़ती मैंने उसे मना कर दिया और उठकर चल दिया बाथरूम की ओर। उसके बदन का स्पर्श मुझे शाम को घर पहुंचने तक कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगा। मैंने रात में सोते वक्त नीला से सारी बातें शेयर की तो वह तमक कर बोली थी, ऐसी बेशर्म औरत से दूर ही रहिए, आप उसे डांट कर हटा भी सकते थे, पक्का वो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। मुझे उस वक्त नीला की यह बात एक पत्नी का दूसरी औरत का अपनी पति की तरफ देखना बर्दाश्त न कर पाने जैसी ही लगी थी। तब यह अनुमान नहीं था कि नीला की यह बातें आगे चलकर अक्षरशः सच साबित होने वाली हैं। लंच वाली घटना के अगले ही दिन से संजना से मुझे रोज एक नया अनुभव, एक नया एहसास मिलने लगा था। 2-4 दिन में वह बातचीत में इतना घुल मिल गई थी कि लगता जैसे न जाने कितने बरसों से मेरे साथ ही रह रही है। मेरा ध्यान जब इस तरफ जाता तो मैं हैरान हो जाता कि मैं तो इस बात के लिए जाना जाता हूँ कि मैं किसी से जल्दी मिक्सअप नहीं होता, वो अभी औरतों से तो और भी नहीं। फिर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि लगता है कि यह मेरे पास ही बैठी रहे। 2-3 हफ्ते बीतते बीतते ही हम दोनों की दोस्ती लोगों के बीच कानाफूसी का सबब बन गई। लोग देखते ही व्यंग भरी मुस्कुराहटें फेंकने लगे। मैं इस बात से जब कुछ अचकचाता तो संजना का सीधा सा जवाब होता, क्या राजा जी तुम भी कमाल करते हो, ऐसी बातों की इतनी परवाह करते हो। मैं तो ऐसी बातों को सुनने लायक भी नहीं समझती कि इन्हें एक कान से सुनो फिर दूसरे कान से निकालने की जहमत उठाओ। फिर आप क्यों इतना परेशान होते हैं। ये सब जब भौंकते भौंकते थक जाएंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे।
उसकी इस बात से मैं दंग रह गया। इस बीच मेरा काम बढ़ गया था। उसका भी काम मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि वह इतने प्यार मनोहार के साथ अपना काम करने को कहती कि मैं इनकार न कर पाता। काम सारा मैं करता और वह अपने नाम से उसे आगे बढ़ाती। जल्दी ही लोगों के बीच यह भी चर्चा का विषय बन गया। जब मैं अकेले होता तो रोज सोचता कि अब यह सब नहीं करूँगा, लेकिन उसके आते ही मैं सब भूल जाता, सम्मोहित सा हो जाता और मन प्राण से उसका हो जाता। 1.5-2 महीने में ही हम दोनों के संबंध अंतरंगता की सारी सीमाएं तोड़ने को मचल उठे। दीपावली की छुट्टी के बाद जब वह ऑफिस आई तो बहुत ही तड़क भड़क के साथ सरसों की फूल सी पीली साड़ी, जिस पर आसमानी रंग के चौड़े बॉर्डर और बीच में सिल्वर कलर की बुंदियां थी, अल्ट्रा डीप नेक बैक ब्लाउज के साथ उसने अल्ट्रा लो वेस्ट साड़ी पहन रखी थी। अन्य लोग जहां उसकी सदा को फुहड़ता बता रहे थे, वहीं वह मुझे न जाने क्यों सेक्स बम लग रही थी। मिलते ही मैंने उससे कहा भी यही, जाने मन इस ड्रेस में तो एटम बम लग रही हो, कहाँ गिरेगा यह बम। इस पर उसने बेहद उत्तेजक हाव भाव बनाते हुए कहा, घबराते क्यों हो राजा जी, तुम ही पर गिरेगा। फिर मैंने उसकी क्लीविज और उसके खुले पेट पर तीखी नजर डालते हुए भेद भरी आवाज में कहा, थोड़ा और डीप नहीं जा सकती थी क्या। मेरा यह कहना था कि वह कामुकता भरी नजरों से मुझे देखते हुए अपने चेहरे को मेरे बहुत करीब लाकर बोली, और डीप जाती राजा जी तो एलओसी क्रॉस हो जाती और तुम सारे मर्द मधुमक्खियों की तरह चिपक जाते मुझसे। मुझे वह मिक्सअप होने के 1.5-2 हफ्ते बाद से ही बड़े मादक अंदाज में राजा जी बोलने लगी थी। उसकी बात पर मैंने पूछा, जाने मन या एलओसी क्या है। तो उसने कहा, हद हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं जानते, साड़ी और डीप ले जाती तो एलओसी का अतिक्रमण हो जाता। मैंने कहा, जब एलओसी का अतिक्रमण हो या नहीं चाहती हो तो इतना भी डीप जाने की जरूरत क्या है, साड़ी और ऊपर से बांधी। उसने कहा, मैंने ये कब कहा राजा जी कि मैं एलओसी का अतिक्रमण नहीं चाहती, मगर इसका अधिकार सबको थोड़े ही है। तो मैंने कहा, तो वह लकी पर्सन कौन है जिसको तुमने अपनी एलओसी के अतिक्रमण का अधिकार दे रखा है। वह बोली, कमाल है, तुम्हारे सिवा किसी और को यहाँ अधिकार दे सकती हूँ क्या। उसकी इस बात ने मुझ में अजीब सी सनसनी पैदा कर दी। पल भर चुप रहकर मैंने कहा, नहीं, कमाल तो ये है कि मुझे तुमने अपनी एलओसी के अतिक्रमण का अधिकार दिया है, वो भी अपने पति के रहते, और ये अधिकार दिया कब या पहले कभी बताया नहीं। मेरी इस बात पर वह अचानक एकदम उदास हो उठी, आंखें भर आई उसकी, कुछ इस कदर कि आंसू बस बह ही चलेंगे। उसकी अचानक बदली इस स्थिति को देखकर मैं सकपका गया कि अभी कुछ देर पहले तक कितना हंस बोल रही थी, रोमांटिक हुई जा रही थी, यह अचानक क्या हो गया है। मेरी बात से नाराज या दुखी हो गई है क्या। मैं परेशान इसलिए भी हो उठा कि कहीं इसके आंसुओं को किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी, न जाने लोग क्या क्या सोच बैठेंगे। दिमाग में यह बातें आते ही मैं एकदम घबरा उठा, डर गया मैं। तुरंत मैंने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, संजना जी सॉरी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी यह बात पूरी भी न कर पाया था कि फिर और गड्ढमड्ढ हो गया। उसने बिना किसी संकोच के अपने दोनों हाथों से मेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहा, नहीं नीरज, ऐसा क्यों सोचते हो। तुम्हारे जैसे इंसान किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, दुख से तड़पते दिलों को सहारा देने के लिए होते हैं। आंसू तो इसलिए आ गए कि तुम अचानक ही हस्बैंड की बात चढ़ बैठी, जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा दुखती रग है, जो जरा सी छू जाने पर दिल चीर देने वाली टीस दे जाती है, और तुमने अनजाने ही इस सबसे दुखती रग को छू दिया। तुम्हारा मेरी इस बात से शॉक्ड होना सही था कि पति के रहते मैंने एक गैर मर्द को एलओसी क्रॉस करने का अधिकार कैसे दे दिया। लेकिन यदि मेरी बातें सुनोगे तो तुम्हें शौक नहीं लगेगा। यह सही है कि मैंने तुम्हें एलओसी क्रॉस करने का अधिकार दिए जाने की बात कही, वह मजाक नहीं है।
मैंने पूरे होशो हवास में कई दिनों सोच विचार के तुम्हें LOC क्रॉस करने का अधिकार दिया है। तुम्हें इस बात का अधिकार है कि तुम जितना चाहो उतना मेरी साड़ी ब्लाउज डीप ले जा सकते हो। उन्हें डीपेस्ट कर मुझ में जैसे चाहो वैसे समा सकते हो। अब तक संजना के आंसू उसकी पलकों से बाहर नहीं आए थे। वह भरी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर अब अवसाद से कहीं ज़्यादा दृढ़ता, कठोरता की लकीरें स्पष्ट होती जा रही थी और बातों का विस्तार बढ़ता जा रहा था। मैंने क्योंकि कभी ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की थी, सो परेशान हो रहा था। संजना जैसी औरत जिससे मिले चंद रोज ही हुए हैं, वह सीधे सीधे शारीरिक संबंध के लिए खुद ही कह देगी। वह भी ऑफिस में ही सारे अधिकार दे देने की बात करेगी कि जैसे चाहो वैसे उसके तन को भोगो। हालांकि यह सच है कि जिस दिन उसने मेरे साथ पहली बार लंच किया था और जानबूझकर मेरे हाथ को अपने स्तनों का स्पर्श करा दिया था, तभी से मेरे मन के किसी कोने में उसके बदन के साथ एकाकार होने की इच्छा अकुआ चुकी थी, जिसे संजना की दिन पर दिन होने वाली तमाम हरकतें बराबर पुष्पित पल्लवित करती जा रही थी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं की थी कि वह अपना तन मेरे तन के साथ एकाकार करे। यह मन में ही रह जाने वाली बात जैसी थी, ठीक वैसी ही जैसे न जाने कितनी बातें मन में उभर कर फिर वहीं दफन हो जाती हैं सदा के लिए, जो कभी संभव नहीं बन पाती। जैसे छात्र जीवन में एक बार मैं पड़ोसी मुल्क की एक सिंगर झुमा लैला की एक मैगजीन में बेहद बोल्ड तस्वीरें देखकर अरसे तक एकाकार होता रहा उसके तन के संग, मगर मन की यह फैंटेसी मन के सागर में कहीं गहरे ही डूब गई थी जल्दी ही। मगर उस दिन संजना के साथ जब एकाकार होने का मन हुआ था, तब मैं छात्र जीवन की तरह अकेला नहीं था। तब मेरे साथ मेरी बीवी नीला थी, जो उस वक्त मेरी ही बगल में लेटी सो रही थी, और उस दिन इस इच्छा के चलते उसके साथ ऐसे एकाकार हुआ था मैंने जैसे मेरे रोम रोम से संजना संजना का स्वर फूट रहा हो। मेरे तन के नीचे पिस रहा नीला का तन, लेकिन मेरा तन संजना के तन को भोगने का एहसास कर रहा था। नीला के मुंह से निकलने वाली मादक आहों में मुझे संजना के स्वर सुनाई दे रहे थे। बड़ी ही जटिल स्थिति थी मेरी। अपनी आदर्श पत्नी, मुझको टूटकर चाहने वाली पत्नी से मिलने का कोई एहसास नहीं था। यहाँ तक कि तन का संघर्ष समाप्त हो जाने के बाद नीला सो गई, मगर मैं संजना के तन की महक का एहसास कर रहा था, बराबर जाग रहा था। यह स्थिति दिन पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही थी। जल्दी ही हालत यह हो गई थी कि नीला में मुझे हर कमी नजर आने लगी थी। मगर इन सब के बावजूद मैंने कभी भी संजना के तन को पाने के लिए गंभीरता से नहीं सोचा था। इसलिए जब अचानक ही उसने LOC अतिक्रमण का अधिकार मुझे देने की बात बेहिचक कही तो मैं हतप्रभ रह गया था। मैं व्याकुल हो उठा था इस बात के लिए कि वह अपनी बातों को विस्तार ना दे, तुरंत बंद कर दे। लेकिन वह चुप तब हुए जब शाम को कहीं अलग बैठकर बात करने का प्रोग्राम तय हो गया। तय स्थान पर पहुंचने के लिए हम दोनों ने छुट्टी होने से 1 घंटे पहले ही अलग अलग निकल लिए। तय स्थान पर पहुंचने के लिए हम दोनों छुट्टी होने से 1 घंटे पहले ही अलग अलग निकले। सड़क, होटल, मॉल, हर जगह त्योहार की छुट्टी के बाद खुलने के कारण भीड़ भाड़ काफ़ी कम थी। एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में हम दोनों बैठ गए और कॉफ़ी पी रहे थे। संजना के चेहरे को मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझे लगा कि वहाँ उदासी नहीं बल्कि खिन्नता और उससे भी कहीं ज़्यादा न जाने किस बात की व्यग्रता दिख रही है। उसका मन जैसे वहाँ था ही नहीं, जैसे वह जल्दी वहाँ से निकल लेना चाहती है। मैं विचारों के मकड़जाल में खुद को उलझा सा महसूस कर रहा था और हम दोनों के बीच बातें भी छुटपुट ही हो रही थी। इस बीच मैंने देखा कि जैसे वह मुझे पढ़ने की गर्ज से बराबर देख रही है और मैं भी कभी पीली साड़ी में बैठी संजना को देखता तो कभी कनखियों से आसपास के दृश्यों पर भी नजर डाल लेता। कुल मिलाकर बोरियत ज़्यादा बढ़ी तो मैंने उससे कहा, तुम पद के बारे में कुछ बातें कहना चाह रही थी। इस पर वह कुछ खोई खोई सी बोली, हाँ,
लेकिन कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और ना हो, ऐसे में मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगी। उसने इस बात की ऐसी जिद पकड़ ली कि हार कर मैंने विधायक निवास में रहने वाले अपने एक मित्र से बात की, जो अपने क्षेत्र के विधायक को मिले आवास में अकेले ही रहता था और दिन भर नेतागिरी या ये कहें कि दलाली के चक्कर में सत्ता के गलियारों में चक्कर काटता था। और उसके विधायक जी मंत्री बनने का ख्वाब पाले दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ डेरा डाले रहते थे। मैंने कुछ घंटे के एकांत के लिए उससे आवाज़ देने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। चाबी देते समय उसने कनखियों से संजना को देखा था, फिर मेरे हाथ में चाबी थमाते हुए बोला था, मैं रात 10-11 बजे के बाद आऊँगा, एक प्रोग्राम में जाना है। उसकी बात से मैं तुरंत समझ गया था कि वह फेंक रहा है कि उसे प्रोग्राम में जाना है। वह सिर्फ मुझे यह बताना चाह रहा था कि वह 11 बजे तक नहीं आएगा, तब तक मैं संजना के साथ वहाँ वक्त बिता सकता हूँ। मेरे घर कई बार वह आ चुका था, जिससे वह मेरी पत्नी, बच्चों सभी को पहचानता था। संजना को देखकर वह बाकी के हालात तुरंत ताड़ गया था। यह बात तब और पक्की हो गई थी जब उसने खाने पीने का काफ़ी सामान अपने एक आदमी के हाथ 15-20 मिनट में ही भिजवा दिया था, जिसमें उस एरिया में फेमस ड्राई बड़े भी थे। यह सब खाने पीने के दौरान ही हम दोनों की बातें चलती रहीं। संजना पद को लेकर ऐसी बातें कह रही थी कि मेरे कान खड़े हुए जा रहे थे। उसकी शारीरिक भावभंगिमाओं और बातों में मुझे कोई भी सामंजस्य नहीं दिख रहा था। शरीर कुछ कह रहा था और बातें कुछ और। उसकी बातों का कुल लब्बुल हुआ यह था कि उसका पति बेहद पिछड़ी सोच का है, उसकी बात नहीं मानता था, जिससे बिजनेस में वह घर में अन्य भाइयों से एकदम पिछड़ कर सबसे दयनीय स्थिति में था और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वह बहुत अभाग्यवादी है। कामकाज का आधा वक्त पूजा पाठ और मंदिरों के चक्कर में बिता देता है। वह पति और पिता का रोल ठीक से निभा नहीं पा रहा था। वह जानते ही नहीं कि पति पिता का रोल क्या होता है। सहस्त्राब्दियों पहले की बातें करते हैं कि पत्नी केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। हद तो यह कि महीने में 5-6 दिन उनके व्रत में निकल जाते हैं। व्रत वाले दिन उसे छूते नहीं थे। कोशिश करो तो दूसरे कमरे में चले जाते थे। उनके रहते टीवी पर मनचाहे सीरियल नहीं देख सकती। कहने पर दुनिया भर का लेक्चर दे डालते थे और 3 इंच लंबा तिलक लगाते हैं। कहीं घूमने फिरने लेकर नहीं जाते थे। कपड़े ऐसे पहनो कि चेहरे और हाथ के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। खाना पीना साधुओं सा। बाहर की चीज़ों, फास्ट फूड की बात ही नहीं कर सकते। विरोध करो तो दुश्मनों की तरह झगड़ा करते हैं। या सब हद से ज़्यादा हो गया, जिंदगी नरक हो गई तो वह छोड़ा ही उन्हें, क्योंकि अब वह अपनी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं काटेगी। अब किसी के लिए वह मुड़कर नहीं देखेगी। वह अब हर जगह से अपने लिए सुख का एक एक कतरा बटोर लेगी। जी भर कर अपना क्रोध निकालने के बाद वह उठकर बाथरूम चलेगी। जब लौटी तो मुंह हाथ धोकर। अब उसके चेहरे पर विषाद की जगह काफ़ी हद तक ताज़गी नजर आ रही थी। उसने कमरे में बेड पर रखे अपने बैग में से अपनी हैंकी निकाल कर चेहरा पोंछने के बाद वापस रखा और बेड पर लेट गई। उसके पहले उसने सीलिंग फैन को स्लो स्पीड पर चला दिया था। हालांकि मौसम में अच्छी खासी खुमारी थी। लगता था कि ठंडक दस्तक देने के लिए नज़दीक कहीं आ चुकी है, मगर फिर भी फैन चला दिया। आंचल बेड पर फैला था और उसके दोनों हाथ भी। उसकी छाती ऊपर नीचे उठकर गिर रही थी। मैं अब भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था। कुछ ही क्षण शांत रहने के बाद उसने पूछा, नीरज तुम व्रत रखते हो? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा महीने में कितने दिन? उसकी अब तक की बातों से मेरा मूड पहले ही खिन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं केवल मंगल का व्रत रखता हूँ। तो वह बोली, मतलब महीने में 4 व्रत तुम भी रखते हो? हाँ। और तुम्हारी पत्नी? मैंने कहा वह प्रदोष वगैरह जैसे व्रत रखती है।
महीने में 2-3 व्रत तो उसके भी हो ही जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ सब क्यों पूछ रही हो? वह बोली, कुछ समझना चाहती हूँ। ये बताओ, जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है उस दिन यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे सेक्स की डिमांड करती है तो क्या तुम व्रत की वजह से उसे मना कर देते हो? मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या जानना चाह रही हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वह बोली, मैं जानना नहीं, तुम्हें बताना चाह रही हूँ। तुम्हें वह बातें बताना चाह रही हूँ जिन्होंने मेरा सुख चैन सब बर्बाद ही नहीं किया है, बल्कि मेरे हिस्से का सुख चैन कभी मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया। जब शादी हुई तो ससुराल में धन दौलत सारी सुख सुविधाएं थी। वह सब देखकर मैं भूली नहीं समाई थी, लेकिन पति ने पहली ही रात जीवन की शुरुआत ही खराब की। यह जानकर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि सुहाग रात को मेरा पति मेरे साथ इसलिए संबंध बनाने से मना करता है कि वह बरसों से बृहस्पति का व्रत रखता आया है, और क्योंकि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, यानी कि बृहस्पति आ चुका है, इसलिए वह व्रत में शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। इससे उसका व्रत भंग हो जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी सन्यासी के साथ बंध गई। शादी से पहले सहेलियों से इस पहली रात के बारे में न जाने कितनी बातें की थी। नई नई शादीशुदा सहेलियों अन्य के साथ जो हसीन बातें हुई थी, उससे मैंने भी एक रंगीन सपने बुन रखे थे। उन सपनों को और रंगीन बनाने के लिए अपनी अनुभवी सहेलियों से जो कुछ जाना था, उन सब के सहारे मैंने अपने को हर तरह से खूब तैयार किया था। मगर यह नहीं जानती थी कि मैं तो एक सन्यासी से ब्याह दी गई, जो ऋषि मुनियों से भी बड़ा हठी और व्रती है। औरत की जिस कमनी काया के काम भाड़ से ऋषि मुनि देवता भी पल में सारे व्रत भूल स्खलित हो जाते हैं, उस अजय काम बाढ़ के सारे वार मेरे पति को छू भी ना पाएंगे। मेरे सारे जतन धरे के धरे रह जाएंगे। मेरी कमनी काया के सामने पति ऐसे निर्विकार बना रहेगा कि ऋषि मुनि भी पानी मांगेंगे। यह सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा नहीं कि यह तान के सो गए, सारी रात बात करते रहे, मगर सारी बातें ऐसी जैसे कि हमारी शादी के 15-20 साल हो गए। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रही, सुनती रही उनकी बकवास। हालत यह थी कि चाह कर भी न तो मैं सो पा रही थी, ना ही जो हसीन सपने बुने थे उन्हें हकीकत में तब्दील कर पा रही थी। मैंने कहा, बड़ी अजीब दास्तान सुनाई तुमने। यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई आदमी ऐसा भी होगा, पहली रात केवल वाव बातों में बिताएगा। इससे बड़ी बात तो यह कि तुम यह सब सुनती भी रही। मेरी यह बात सुनकर वह बोली, यार तुम भी हद करते हो, मैं क्या कर सकती थी? मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती थी? आखिर पत्नी थी। बोल सकती थी कि आज पहली रात है तो बातें भी पहली रात वाली हूँ, न कि 15 साल बाद वाली। और फिर 15 साल बाद भी पति पत्नी की बातें ऐसी तो नहीं होती। तो वह बोली, अच्छा तो मैं उनसे कहती कि आओ रोमांटिक बातें करो, मुझसे प्यार करो। मैंने कहा, किसी को तो आगे आना ही होता है। तो वह बोली, अच्छा तो मुझे ये बताओगे कि अगर पहली रात तुम यही सब करते और तुम्हारी बीवी रोमांस के लिए, सेक्स के लिए पहल करती, तो उस समय तुम क्या करते? अपनी पत्नी को किस रूप में लेते? सच बताना, जरा भी झूठ नहीं बोलना। मैंने कहा, संजना, जिन हालात से गुजरा नहीं हूँ, जिस बारे में कुछ जानता नहीं, उसके बारे में क्या कहूँ? वह फिर बोली जोर देते हुए, क्यों? सोचो, अपने को उस हालात में ले जाकर सोचो, फिर जवाब दो। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जवाब दे सकते हो, यह तुम देना चाहोगे। तुम्हारी इस जिद पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं आश्चर्य में पड़ जाता। शायद इस आश्चर्य में पड़ जाने के बाद मैं सेक्स कर ही ना पाता, फिर उसे परे धकेल कर किसी और कमरे में चला जाता। और फिर अगले दिन क्या करते? अगले दिन तुम क्या करते? बीबी को रखते या उसे कैरेक्टरलेस या फिर न जाने क्या क्या समझकर वापस कर देते। उसकी इस बात पर मैंने खींच कर कहा,
ओफ यार, मुझे इन बातों में मत उलझाओ। मैं तुम्हारे आदमी की ऐसी विचारधारा को सुनकर सिर्फ हैरत में हूँ। मैं तुम्हारे आदमी की ऐसी विचारधारा को सुनकर सिर्फ हैरत में हूँ। कोई आदमी पहली ही रात में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? ऐसी हरकतें तो आदमी उसी हालत में करता है जबकि वह सेक्सुअली कमज़ोर हो। नहीं तो अमूमन औरतों की शिकायत यह होती है कि पहली रात को उसका पति इतना दीवाना था कि बातचीत तो बाद में आते ही टूट पड़ा, या और मन की करके तान कर सो गया। बात तो की ही नहीं। तुम्हारे आदमी के साथ क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? वह बोली, नहीं, भगवान ने शारीरिक दृष्टि से तो उन्हें एक ज़बरदस्त मर्द बनाकर भेजा है जो किसी भी औरत के लिए पसंदीदा मर्द हो सकता है, लेकिन विचारों की दृष्टि से वह एक विरक्त इंसान है। ऐसे में उनके ज़बरदस्त मर्द होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ऐसे विरक्त मर्द से तो एक कमज़ोर मर्द ही सही है। कुछ तो करेगा, न पूरी सही कुछ तो भूख शांत करेगा। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।